हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है इसकी मेजबानी कौन देश करेगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रश्न का जो जवाब है आप दीजिए जल्दी से। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया, यानी कि भारत में जो है 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें 2019 की, तो 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप था इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड और वेल्स में। सम्मिलित रूप से आप याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स में, इन दो जगहों पे जो है 2019 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था। तथा इसको जीता किस देश ने था, तो इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट विश्व कप जीता था। किस देश की टीम को हरा के जीता था, तो न्यूजीलैंड देश की टीम को हराकर जो है इंग्लैंड ने 2019 का जो है क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो 2023 का क्रिकेट विश्व कप होगा इसका कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप होगा इसका 13वां जो संस्करण है यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो हमारे प्यारे देश भारत में। तो यह था हमारा पहला प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके पास 4 सेकेंड का समय है, इसका जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तथा 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन। आप याद देखिएगा, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन, इनका नाम आप याद देखिएगा। CV रमन के द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी कारण से जो है 28 फरवरी को प्रत्येक दिन जो है क्या मनाया जाता है, प्रत्येक दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कि जो पहला ओलंपिक खेल था इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया था। तो जो पहला ओलंपिक खेल था इसका जो आयोजन है वह यूनान में किया गया था। कहाँ पे, यूनान, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं। इसका एक शहर है एथेंस, आप याद रखिएगा, इसका एक शहर है एथेंस। यहीं पे 1896 ईस्वी में जो है पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगर हम 2020 के ओलंपिक खेलों की बात करें, तो 2020 का जो ओलंपिक खेल है यह कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब 2020 का जो ओलंपिक खेल है इसका जो आयोजन 2021 में किया जाएगा, किस जगह पे, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 2020 का जो ओलंपिक खेल था यह टोक्यो में होने वाला था, परंतु 1 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब यह जो खेल है 2021 में ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन की यहाँ पे बात हो रही है, यह टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, इसरो का मुख्यालय आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जगह पे है। तो इसरो का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, बेंगलोर में, यानी ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, बेंगलोर में आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर। यह हमारे भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा, हिंदी में इसका पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में
इसरो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है? तो के सिवन जो हैं इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो शिमला समझौता था यह कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। आप याद देखिएगा 1972 कब? तो 2 जुलाई 1972। आप डेट भी याद रख सकते हैं। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये दो देश थे भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य जो है शिमला समझौता किया गया था 2 जुलाई 1972 को। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? डीबीएमएस का विस्तृत रूप, यानी कि डीबीएमएस का आपको फुल फॉर्म बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप याद रखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डीबीएस का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11, यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय संविधान में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, आप याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखे गए हैं? तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, जब स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 51A में पहली बार मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, टोटल 10 ही मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसे आप याद रखिएगा, प्रारंभ में जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था तो उस समय जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य ही सम्मिलित किया गया था। परंतु 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया और यह कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां संविधान संशोधन। ये भी आप याद रखिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और, जब स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप याद रखिएगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे उपयुक्त सहायक नदियाँ की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे कौन सी सहायक नदी नहीं मतलब है सिंधु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि झेलम, चिनाब और रावी, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। झेलम, चिनाब और रावी जो हैं ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। आप याद रखिएगा, मानसरोवर नामक जगह है कहाँ पे? तिब्बत में। वहीं से जो है किसका उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रह्मांड को कितना प्राचीन यानी कि कितना पुराना माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा जो ब्रह्मांड है यह कितना पुराना है? तो लगभग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 13.8 बिलियन वर्ष। आप याद रखिएगा, 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है लगभग हमारा ब्रह्मांड। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है यस बैंक का मुख्यालय आपको बताना है कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मुंबई में आपको यस बैंक का मुख्यालय मिलेगा तथा इसकी स्थापना की गई थी 2004 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिए।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है यह किस खेल से है, तो फुटबॉल से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस तरह के जो प्रश्न लगातार सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इन्हें आप जरूर याद करके जाया करिए एग्जाम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वराज आंदोलन जो है, स्वराज मूवमेंट जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, तो आप इसे याद देखिएगा। स्वराज आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न हमारा है भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड निम्नलिखित में से कौन सा है। सिंपली पूछा जा रहा है कि भारत के जो रॉकेट हैं कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो तीनों जो श्रीहरिकोटा हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया और उड़ीसा, ये तीनों जगह जो है भारत के रॉकेट प्रक्षेपण पैड स्थापित किए गए हैं। आपको तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, उसके बाद उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, आप याद देखिएगा, उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, यहीं से रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। और श्रीहरिकोटा आपको कहाँ मिलेगा, श्रीहरिकोटा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों प्रमुख जगह हैं जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। आप याद देखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद देखिएगा। वहीं ऑस्टियोलॉजी के रूप में किसके अध्ययन को जानता है, तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप याद देखिएगा, हड्डियों का जो अध्ययन होता है यह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है, किसका, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। और रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेनोलॉजी के अंतर्गत आपका नाक गुहा का अध्ययन किया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर के दिन, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। 21 सितंबर के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बना है। तो विश्व का जो पहला कैशलेस देश है यह बना है स्वीडन, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी स्टॉकहोम। क्या राजधानी है, तो स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है स्वीडन की, तथा ये जो स्वीडन है यह विश्व का पहला कैशलेस देश बन गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस और मेमोरी के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रदर्शन और मेमोरी के आधार पर जो बिग आयरन है यह किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो प्रदर्शन और मेमोरी के आधार पर जो बिग आयरन है यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1980 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का आपको नाम बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वर्ष 1980 के दशक में जो पहला सर्च इंजन था यह कौन सा विकसित किया गया था, तो पहला सर्च इंजन बनाया गया था आर्ची, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, आर्ची। अगला प्रश्न हमारा है भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि भाप इंजन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो भाप इंजन है किस पे कार्य करता है, तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर कार्य करता है भाप इंजन, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि भाप इंजन जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव वाले भाग से निकलती हैं, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव वाला भाग होता है उससे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है
दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है कि दाब का एसआई मात्रक कौन सा होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से दाब का एसआई मात्रक आपको मिलेगा पास्कल। क्या हो जाएगा? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पास्कल जो है यह दाब का एसआई मात्रक होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वही न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है? तो न्यूटन जो होता है यह बल का एसआई मात्रक यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा वॉट किसका एसआई मात्रक होता है? तो वॉट जो होता है यह शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, किस सीमा के प्रकाश के बीच होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो है तरंग दैर्ध्य होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अगला प्रश्न हमारा है जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो इसका किस प्रकार रंग दिखता है, मतलब कैसा रंग दिखता है? तो जब अम्ल को संकेतक मिथाइल में जोड़ा जाता है तो इसका रंग किस प्रकार दिखता है? तो लाल यानी कि रेड, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन से अधातु तरल अवस्था में मौजूद होते हैं? तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा धातु है, एक अधातु है, आप याद देखिएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपको मिल जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। तो ब्रोमीन जो है एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपको मिलेगा। वहीं अगर हम पारा की बात करें तो पारा जो है ये एक धातु का उदाहरण है तथा यह कमरे के तापमान में तरल अवस्था में मिलेगा। तो आप याद देखिए धातु पूछ रहा है कि अधातु, अगर धातु पूछेगा तो पारा आंसर हो जाएगा आपका, और अधातु पूछेगा तो आपका ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है नर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन होता है जो नर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? तो जो रक्त समूह होते हैं ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, ये सभी जो रक्त समूह हैं आपको बताना है कि इन रक्त समूहों की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है खोज की गई थी किसकी? तो रक्त समूहों की, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं चार्ल्स डार्विन के द्वारा किसकी खोज की गई? तो विकासवाद की। किसकी? तो विकासवाद की जो खोज है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको निःशुल्क कर दिया गया है, किस देश के द्वारा आपको बताना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निःशुल्क करने वाला पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो लग्जमबर्ग है यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है निःशुल्क करने वाला पहला देश बन गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न हमारा है यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यूके का जो ब्रेग्जिट सचिव है किसे बनाया गया है? तो स्टीफन बार्कले को, तो आप इसे याद देखिएगा, स्टीफन बार्कले को जो है बनाया गया है यूके का ब्रेग्जिट सचिव, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आज के टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न हमारा है भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा?
तो भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कब करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 2023 में। तो आप इसे याद देखिएगा, सॉरी 2022 में। 2022 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी करेगा। तो 2022 इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, आप इसे याद देखिएगा। तथा 2022 की खास बात क्या है ये भी आप याद रखिएगा। तो 2022 की खास बात यह है कि यह हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। इसी के उपलक्ष्य में जो है हम 2022 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2019 का शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2019 का जो शिखर सम्मेलन था यह आयोजित किया गया था जापान में। आप याद रखिएगा, 2019 का शिखर सम्मेलन G20 का जापान में आयोजित किया गया था। वहीं 2020 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2020 का जो शिखर सम्मेलन है यह सऊदी अरब आयोजित करेगा, सऊदी अरब। आप याद रखिएगा 2020 का सऊदी अरब में, 2021 का आपको मिलेगा इटली में होगा। 2021 कहाँ पे होगा? 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है यह आपको इटली में होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। और 2022 का जो शिखर सम्मेलन है यह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि रियो डी जेनेरियो। यह ब्राज़ील का शहर, आप याद देखिएगा। जो रियो डी जेनेरियो है यह ब्राज़ील का शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा आर्किटेक्चर की पहली विश्व राजधानी घोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, साल 2020 की। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्राज़ील का जो शहर रियो डी जेनेरियो है यह साल 2020 के लिए वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की राजधानी रहेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स का है। अब बात यहाँ पे यूनेस्को की है। तो यूनेस्को का कई बार जो है हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो पेरिस में। कहाँ? तो पेरिस में जो है आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा। कहाँ पे? तो पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। तथा यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, यानी कि जो आपको बताना है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत का सबसे भारी निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके पास 4 सेकंड का समय है। तो भारत का जो सबसे भारी संचार उपग्रह है उसको कहा जाता है GSAT-11, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो GSAT-11 है यह भारत का सबसे भारी यानी कि सबसे हैवी सैटेलाइट माना जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह, यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है GSAT-11। आप इसे याद रखिएगा। इसका कुल वजन कितना है? तो इसका कुल वजन है, बताया जाता है 5854 किलोग्राम। तो इसका वजन भी आप याद रखिएगा। GSAT-11 का कुल वजन है 5854 किलोग्राम तथा यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। दूसरा प्रश्न यह था हमारा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है देश का 25वां जो उच्च न्यायालय है कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो हमारे देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है यह अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक चीज़ और इससे आपसे पूछी जा सकती है कि जो देश का हमारे 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है इसके पहले न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन बने इस हाईकोर्ट के? तो जो अमरावती में हाईकोर्ट बनाया गया देश का 25वां, इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं पहले, उनका नाम है विक्रम नाथ। ये नाम आप याद रखिएगा। इस हाईकोर्ट के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बने विक्रम नाथ। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो भारत का जो पहला गेमिंग विश्वविद्यालय है यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में जो है भारत का पहला
गेमिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है कि 2018 के लिए जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया है? तो 2018 के लिए जो हिंदी शब्द है वह घोषित किया गया था नारी शक्ति। तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति। और 2019 के लिए कौन सा हिंदी शब्द घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा? तो संविधान। तो दोनों आपको याद रखना है। 2019 की अगर बात हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। और 2018 के लिए जो हिंदी शब्द घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा वह था नारी शक्ति। तो दोनों आपको याद रखना है, 2018 के नारी शक्ति और हाल ही में 2019 के लिए संविधान को हिंदी शब्द घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा। तो इसे दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 20 रुपए के सिक्के का आकार क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा 20 रुपए का नया सिक्का, नया कॉइन जारी किया गया है, इसका आकार किस प्रकार का है? तो इसका आकार है 12 कोना, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 कोना। तो इसे आप याद रखिएगा, जो नया 20 रुपए का सिक्का जारी किया गया है इसका आकार किस प्रकार का है? तो 12 कोना। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस है जिसके द्वारा भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत की जो पहली जैव ईंधन संचालित विमान है वह देहरादून से दिल्ली उड़ी थी तथा इस विमान का क्या नाम है? तो स्पाइस जेट। तो आप इसे याद देखिएगा, भारत की जो पहली जैव ईंधन उड़ान भरने वाली एयरलाइंस है वह है स्पाइस जेट। इसने कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी थी, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो देहरादून से दिल्ली, कहाँ से? तो देहरादून से दिल्ली तक इसने उड़ान भरी थी स्पाइस जेट ने। तो इसे आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भीमबेटका रॉक शेल्टर यानी कि भीमबेटका की गुफाएं आपको बताना है किस राज्य में स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं आपको कहाँ पे मिलेंगी? तो मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, यहीं पे आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन गूगल के सीईओ हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गूगल के सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो सुंदर पिचाई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सुंदर पिचाई जो हैं ये गूगल के क्या हैं? तो ये सीईओ हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये किस आईआईटी संस्थान से पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जो गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये कहाँ से ग्रेजुएट हैं? तो आईआईटी खड़गपुर से। कहाँ से? तो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट है सुंदर पिचाई, जो कि प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें सत्या नडेला की, तो सत्या नडेला किस कंपनी के सीईओ हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के। किसके? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। और स्टीव जॉब्स किस कंपनी के सीईओ हैं? तो एप्पल के सीईओ हैं स्टीव जॉब्स। और जेफ बेजोस किस कंपनी के सीईओ हैं? तो अमेजॉन के। किसके? तो अमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। तो चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी एक पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, अफगानिस्तान की राजधानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है? तो अफगानिस्तान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काबुल, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, काबुल। वहीं इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आपको मिलेगी। और अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएई कहते हैं। यूएई की राजधानी आपको मिलेगी अबू धाबी। और तेहरान किस देश की राजधानी है? तो ईरान देश की राजधानी है तेहरान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा को हम कहते हैं नगुल ट्रम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
भूटान की मुद्रा को कहा जाता है नगुल ट्रम। आप इसे याद रखिएगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। क्या है? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है और भूटान की मुद्रा को कहा जाता है नगुल ट्रम। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की। और क्यात किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है इसको हम कहते हैं क्यात। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो टोमान मुद्रा ये 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि इस मुद्रा को हाल ही में एक देश के द्वारा अपनाया गया है। उस देश का नाम है ईरान। तो आप इसे याद रखिएगा। ईरान की जो नई करेंसी है, नई मुद्रा है, उसको कहा जाता है टोमान। इससे पहले ईरान की मुद्रा थी रियाल, तथा रियाल के स्थान पे जो है ईरान ने नई मुद्रा को अपनाया, उसका नाम रखा है टोमान। तो इसे आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? तो पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है किसको? तो जयपुर को। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जयपुर को जो है गुलाबी शहर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे हम 2011 सेंसस के अनुसार उसकी बात कर रहे हैं। तो 2000 सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 2000 सेंसस यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि आबादी वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था सिक्किम और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आरबीआई के 23वें गवर्नर आपको बताना है। तो आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन। तो आप इसे याद रखिएगा। रघुराम राजन जो थे ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। और वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में हमारे गवर्नर हैं। कौन से क्रम के गवर्नर हैं? तो 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले कौन गवर्नर थे? तो उर्जित पटेल थे। ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। इन्हें भी आप याद रखिएगा। 23वें नंबर के हमारे आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल और 25वें नंबर पे यानी कि वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आप इसे याद रखिएगा। आरबीआई जो है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न हमारा है, तिब्बत में इनमें से कौन सी नदी का स्रोत है? यानी कि इन तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। तो सतलुज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। तिब्बत में जो है सतलज नदी का स्रोत है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत मतलब सतलज नदी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पूना पैक्ट पे आपको याद रखिए किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? तो 26 सितंबर 1932 को। अब डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जवाब दीजिए आप। तो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो पहला अनाज था उसका क्या नाम था? तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा जो पहला अनाज इस्तेमाल किया गया था वह था गेहूं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गेहूं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि भारत सरकार का वकील कौन होता है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, भारत सरकार का जो वकील होता है वह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। कौन है? तो के वेणुगोपाल जो हैं
ये वर्तमान में हमारे क्या हैं, तो हमारे महान्यायवादी हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कौन से आर्टिकल के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण का जो लेखक है इनमें से कौन है, तो ऋषि वाल्मीकि, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, तो वाल्मीकि जो हैं रामायण के लेखक माने जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा तुलसीदास के द्वारा किसकी रचना की गई थी, रामचरितमानस की जो रचना है यह तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कालिदास के द्वारा किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी, तो अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वह रखी गई है 21 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 21 वर्ष यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जानने से पहले ये जान लेते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था यह कब आयोजित किया गया था। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था यह 12 नवंबर 1930 से, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1930 से लेकर यह चला था 13 जनवरी 1931 तक। तो डेट आप याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक चला था पहला गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। कब से, तो 7 सितंबर से लेके आपका हो जाएगा 1 दिसंबर 1931 तक चला था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 को। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों आपको याद रखने हैं। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, दूसरा हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक, और तीसरा आयोजित किया गया था 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 के मध्य। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने हैं। तथा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो लंदन में। कहाँ, तो लंदन में इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, स्नूकर में गेंदों की संख्या यानी कि बॉल्स की संख्या कितनी होती है। तो स्नूकर में गेंदों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 21, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्नूकर में कुल 21 गेंदें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कहाँ, तो हाँ ये प्रश्न है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बेसिक, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बेसिक जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बूटिंग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इसमें से कौन सा उदाहरण है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है, तो IBM 701, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, IBM 701 जो है यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है। तो तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर जो है तारों का जो रंग होता है वह निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, टेम्परेचर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन में परमाणु संख्या होती है 8, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 8। तो आप इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न जो है सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारा में भरी जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। तो इसे आप याद रखिएगा, हीलियम गैस जो है यह गुब्बारे में भरी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है?